हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, जनपद जिला दर्शन में हम जनपद देहरादून के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछले 2 क्लासेस में हमने देहरादून की विभिन्न तथ्यों के संबंध में चर्चा की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज जनपद देहरादून भाग 3, जिसमें हम कल भौगोलिक दृष्टि से अंतिम जो पॉइंट था हमारा, भौगोलिक दृष्टि से देहरादून के बारे में जाना था और साथ में ही भूकंप जोन में उसको जाना था कि चौथे जोन में आता है। ठीक है, संवेदनशील जोन में आता है। आज देखते हैं देहरादून में नदियां। ठीक है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी यहाँ पर, इनके संबंध में चर्चा करते हैं। प्रमुख नदियां देखो, एक तो आता है यमुना तंत्र। और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यमुना नदी देखो 136 किलोमीटर लंबी है। टॉन्स नदी 148 किलोमीटर लंबी है। यमुना नदी और टॉन्स काल से डाक पत्थर में मिल जाते हैं। आगे इसमें आसन नदी मिलती है और यमुना तंत्र इतना ही है। ठीक है, बाकी हनुमान गंगा वगैरह वो सब हम उत्तरकाशी में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। देखो यहाँ का जो प्रमुख तंत्र है गंगा में। ठीक है, प्रमुख नदियां हैं सोंग नदी जो कि गंगा की सहायक है। ठीक है, गंगा की सहायक। और कहां पर मिलती है? रायवाला में दाएं ओर से। ठीक है, रायवाला में दाएं ओर से गंगा में मिलती है। और सोंग की सहायक नदियां देखो, कौन कौन सी हैं? शिशुआ, वाल्दी, विद्यालना और रॉ। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां देखो, शिशुआ, वाल्दी सहस्त्रधारा वाली। ठीक है, विद्यालना और रॉ। शिशुआ की भी 2 सहायक नदियां कौन कौन सी? एक है रिस्पना और दूसरी है बिंदाल। ठीक है, रिस्पना बिंदाल। रिस्पना को जो कि ऋषिपर्णा नदी भी कहा जाता है, ऋषिपर्णा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसी में शिखर फॉल स्थित है। देहरादून में जो शिखर फॉल पढ़ाया था हमने, शिखर फॉल। ठीक है, किसमें? रिस्पना नदी पर स्थित है। ठीक है, सहस्त्रधारा फॉल किसमें? वाल्दी नदी पर। तो ये है यहाँ का नदी तंत्र। देखो, सोंग नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है और कहां पर मिलती है? रायवाला में दाएं ओर से गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? शिशुआ है, वाल्दी, विद्यालना और रॉ। ठीक है, वाल्दी जो कि सहस्त्रधारा वाली है, सहस्त्रधारा फॉल उसमें है। शिशुआ जो कि शिखर फॉल इसमें। ठीक है, रिस्पना में। शिशुआ की जो सहायक नदी है रिस्पना और बिंदाल। रिस्पना का प्राचीन नाम ऋषिपर्णा नदी। ठीक है, और इसी में शिखर फॉल भी स्थित है। तो ये हो गया सोंग नदी तंत्र। और एक नदी और आती है चंद्रभागा नदी। ठीक है, कहां पर मिलती है? ऋषिकेश में गंगा में दाएं ओर से। ठीक है, गंगा में दाएं ओर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋषिकेश में मिल जाती है और गंगा में मिल जाती है दाएं ओर से। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखना। देखो, 2 ही नदी है, सोंग नदी और चंद्रभागा नदी। बाकी सोंग की सहायक नदियां कौन कौन सी? शिशुआ, वाल्दी, विद्यालना, रॉ। शिशुआ की सहायक कौन है? रिस्पना और बिंदाल। रिस्पना जो कि ऋषिपर्णा और शिखर फॉल इसी में है। ठीक है, बाकी चंद्रभागा नदी जो कि ऋषिकेश में मिलते हैं और गंगा में दाएं ओर से मिलते हैं। ठीक है, और ये गंगा की दूसरी सहायक नदी है। गंगा की दूसरी, ठीक है, सहायक नदी। ये भी आप लोग ध्यान रखें। पहली कौन सी है? नयार नदी। दूसरी कौन सी है? चंद्रभागा नदी। ठीक है, आगे देखो प्रमुख ताल। एक तो चंद्रबाड़ी ताल है, ठीक है, चंद्रबाड़ी ताल है जो कि चंद्रभागा नदी का उद्गम है। ठीक है, चंद्रभागा का उद्गम है। ठीक है, और दूसरा देखो कांसरो ताल। तो देहरादून में 2 ताल भी स्थित है। ठीक है, जिनमें एक चंद्रबाड़ी ताल है और एक कांसरो ताल स्थित है। ठीक है, देखो प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले आता है मासी फॉल, सहस्त्रधारा फॉल,
ठीक है, मासी फॉल है, सहस्त्रधारा फॉल है, देखो झाड़ी पानी फॉल है, ये मसूरी में पड़ता है, ठीक है, शिखर फॉल है, अभी पढ़ाया था रिस्पना नदी में पड़ता है, ठीक है, शिखर फॉल है। इसके अलावा भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, ठीक है, और एक माल देवता भी पड़ता है, माल देवता में भी एक छोटा मोटा झरना है, माल देवता फॉल। ये सारे आप ध्यान रखिएगा प्रमुख जलप्रपात में, ठीक है। कौन कौन से जलप्रपात देखो, मासी मसूरी में है, झाड़ी पानी, भट्टा और हार्डी, ये सब कहाँ है, मसूरी में, ठीक है। सहस्त्रधारा और मालदेवता ये देहरादून में ही पड़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रमुख तालों में चंद्रबाड़ी ताल और कांसरो ताल। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, कौन कौन से देखो, सबसे पहले टॉन्स नदी की लिख लेते हैं, ठीक है, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, एक है किसो बांध परियोजना, किसो या किसाओ, ठीक है, किसो बांध, ठीक है। फिर देखो ढालीपुर, छिब्रो, ठीक है, छिब्रो, ये सारी किस्में टॉन्स नदी पर है, ठीक है। देखो यमुना नदी पर देखते हैं हम, यमुना पर कौन कौन सी नदियां देखो, लखवाड़, ढकरानी, ठीक है, व्यासी, आगे है कुल्हाड़, हथियारी, हथीसारी, ठीक है, कुल्हाड़, हथीसारी, ये सब किसमें, यमुना नदी पर। ध्यान रखिएगा, एक यहाँ की सबसे प्राचीन है ग्लोगी, ग्लोगी परियोजना, ठीक है, 1909 से उत्पादन शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा 1909 से उत्पादन शुरू हुआ था, और उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी, ठीक है। उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। तो यहाँ की प्रमुख जल विद्युत परियोजना, जिनमें देखो टॉन्स नदी में कौन कौन सी है, एक है किसो बांध परियोजना, ढालीपुर परियोजना, ठीक है। इसके अलावा छिब्रो परियोजना, यमुना नदी में लखवाड़ परियोजना, ढकरानी, ब्यासी परियोजना, कुल्हाड़ परियोजना, हथीसारी परियोजना, ठीक है, ये भी सब किसमें, यमुना पर है। ग्लोगी परियोजना जो कि 1909 में उत्पादन शुरू हुआ था, कहाँ पर है, मसूरी में थी, ठीक है, मसूरी में थी, और उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखो, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, राजाजी, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो विस्तार, कितने जिलों में है, देखो विस्तार 3 जिलों में, ठीक है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, ठीक है, 3 जिलों में विस्तार है। सर्वाधिक किसमें है, देहरादून में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक किसमें है, देहरादून। यदि बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कितना है इसका, 820.42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 820.42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और स्थापना कब हुई इसकी, 1983 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1983 में इसकी स्थापना होती है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 820.42, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अन्य पॉइंट, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का
दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पहला फैक्ट ये हो गया इसका, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, गंगोत्री। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला देखो, इसे टाइगर रिजर्व 2015, ठीक है, अप्रैल 2015 में घोषित किया गया। यानी कि अभी टाइगर रिजर्व है, टाइगर परियोजना में भी इसको शामिल किया गया, ठीक है, घोषित किया गया। जो कि कौन से नंबर का है देश में, 48वें नंबर का, ठीक है। टाइगर रिजर्व कौन सा है देश का है, 48वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। टोटल अभी 53 है। हाल ही में एक देहरादून का टाइगर, उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व बना हुआ है, ठीक है, रानीपुर वाला। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे 48वां बनाया गया, ठीक है, 48वां घोषित किया गया। और वर्तमान में कुल 53 है, 53 में से 48वां ये है, ठीक है। पहला कौन था, जो कार्बेट नेशनल पार्क था नैनीताल का, वो पहला टाइगर रिजर्व था। वर्तमान में 53 है, ठीक है। और ये कौन सा है, 48वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। कब किया गया था, 2015 में, ठीक है। क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा हाथी परियोजना में भी ये शामिल है, ठीक है, हाथी परियोजना में शामिल है। ठीक है। और एक फैक्ट और रखिएगा, राज्य में सर्वाधिक हाथियों वाला, ठीक है, राज्य में जिस उद्यान में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, ठीक है, राज्य में सर्वाधिक हाथियों वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, ठीक है, राज्य में, ठीक है। इसके मध्य से रेलवे ट्रैक भी गुजरता है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। रेलवे ट्रैक गुजरता है इसके मध्य से। मुख्यालय कहाँ है इसका, देहरादून में, ठीक है, मुख्यालय है इसका देहरादून में। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेगा, ठीक है। देखो, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1983 में स्थापना की गई। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में विस्तारित, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 820.42 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक यदि पूछेगा कहाँ है, तो देहरादून में विस्तारित है, ठीक है। अगला देखो, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया। कब किया गया, 2015 में। टाइगर रिजर्व में शामिल करने में देश में कौन सा नंबर है इसका, 48वां, ठीक है। हाथी परियोजना में भी शामिल है। और राज्य में सर्वाधिक हाथियों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। अब इससे बाहर, इस सवाल, इतने मैटर से बाहर कोई भी सवाल नहीं बनने वाला, ठीक है। जितना सवाल संभावित है बन सकता है, सारी चीजें आपकी क्लियर और कवर हो चुकी है, ठीक है। आगे देखो, वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य, अभय धन अरण्य, ठीक है। बार बार मैं बताता हूँ, अभय धन अरण्य इसका संधि विच्छेद होता है, तो अभ्यारण्य इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अभ्यारण्य में है मसूरी वन्य जीव विहार, मसूरी वन्य जीव विहार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है, 1993 में। 1993 में, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 11 वर्ग किलोमीटर, मात्र 11 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, राज्य का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है, राज्य का सबसे छोटा, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य वन्य जीव विहार, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार, ध्यान रखिएगा कौन है, मसूरी वन्य जीव विहार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 11 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 11 है, आप लोग किधर लिखिएगा इसको, 11 है, ठीक है, 11 वर्ग किलोमीटर। स्थापना है 1993 में। देखो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बढ़िया, या जो लोग मैटर चेक करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, अन्य किताबों का सहारा लेते हैं, या फिर जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, उन्हें कुछ विभिन्न चीजें इससे पता है, तो आप लोग, जैसे मान लीजिए कुछ गलतियां होती हैं, तो उसको कमेंट जरूर करिए। मैं आपके कमेंट को पिन कर दिया करूंगा, ताकि जो अन्य लोग हैं उसको भी उसका लाभ मिल सके। क्योंकि अधिकांशतः कभी कभी उच्चारण करने में गलतियां हो जाती हैं, या फिर कभी लिखने में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको कमेंट अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
अगला है यहाँ पर संरक्षण आरक्षिति। संरक्षण आरक्षिति, ठीक है। एक है यहाँ पर संरक्षण आरक्षिति में कौन सा है, आसन संरक्षण आरक्षिति, ठीक है। आसन है वेटलैंड, ठीक है, आसन वेटलैंड। एक क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, आसन बैराज जो बनाया गया था 1967 में, उसको बनाया गया था, ठीक है, आसन वेटलैंड। उसी का जो आसपास का एरिया है उसको 2005 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है, मतलब आर्द्र क्षेत्र, संरक्षित आर्द्र क्षेत्र उसको घोषित किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आसन वेटलैंड। स्थापना कब होती है इसकी, 2005 में, ठीक है, स्थापना होती है 2005 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2005 में इसकी स्थापना होती है। और क्षेत्रफल कितनी है, 440.40 हेक्टेयर, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 440.40 हेक्टेयर। और राज्य का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र। अभी तक 4 हैं संरक्षित, जिसमें झिलमिल ताल रिजर्व है, ठीक है, दूसरा है नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन जो मैंने नैनीताल में आपको पढ़ाया था, ठीक है, तीसरा है इसमें पावलगढ़, और चौथा कौन सा है, आसन वेटलैंड। राज्य का सबसे छोटा आसन वेटलैंड, सबसे बड़ा कौन सा था, नैना देवी बर्ड कंजर्व जो कि नैनीताल में था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राज्य का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, आसन वेटलैंड वाला एरिया, ठीक है। और ये प्रवासी पक्षियों का घर इसको कहा जाता है, ठीक है, प्रवासी पक्षियों का घर इसको कहा जाता है, प्रवासी पक्षियों का घर। यहाँ पर प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं, ठीक है, इसको संज्ञा दी जाती है, किसको, आसन वेटलैंड को। इसके अलावा देखो, इसे ढालीपुर झील भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ढालीपुर झील, आसन जो एरिया है बैराज है, ठीक है, ढालीपुर झील भी कहा जाता है, ठीक है। आसन बैराज की बात हो रही है, जो बैराज, आसन बैराज कब हुई स्थापना, 1967 में, ठीक है। आसन बैराज की स्थापना 1900, ये दो अलग पॉइंट है देखो, और ये अलग पॉइंट है, ठीक है। ये है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो कि वेटलैंड जिसको घोषित किया गया, ठीक है, स्थापना होती है इसकी 2005 में, ठीक है। 440.40 हेक्टेयर का क्या क्षेत्रफल है, जो कि राज्य का सबसे छोटा है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी का हिस्सा कौन सा है, आसन बैराज, 1967 में वो स्थापित किया गया था, ठीक है। इसे ढालीपुर झील भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही एक और तथ्य आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, 2020 में इसे रामसर साइट में, ठीक है, रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था, ठीक है, रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था, सम्मिलित किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 2020 में इसको रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था। पूरा क्वेश्चन बनने की यहाँ से संभावना है, ठीक है, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, बन सकता है। तो ये हो गया संरक्षण आरक्षित क्षेत्र या फिर आरक्षित जो कि आसन वेटलैंड वाला एरिया, ठीक है। अब देखो, राज्य में यदि खनिज की बात करते हैं, खनिज, राज्य में खनिज की बात करें, कहाँ मिलता है, किस मात्रा में मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में चूना कहाँ मिलता है, देहरादून में, ठीक है, चूना। सबसे पहले तो चूने की बात करते हैं, चूना पत्थर जो होता है, ठीक है, देहरादून में सर्वाधिक मिलता है, राज्य में देहरादून में सर्वाधिक मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में देहरादून में मिलता है। और यहाँ के जो क्षेत्र हैं, किस किस क्षेत्र में यहाँ चूना मिलता है, उनमें देखो मंदारम, बाड़कोट, ठीक है, मंदारम, एक है मंदारम, ठीक है, दूसरा है बारकोट, ठीक है, बारकोट, और तीसरा है देखो मंदारम है पहला, दूसरा है बारकोट, और तीसरा है डोईवाला के समीप, ठीक है, डोईवाला के समीप, डोईवाला के समीप, ठीक है, डोईवाला के समीप। ध्यान रखिएगा, इन 3 जगहों पर चूना बहुत मात्रा में मिलता है, ठीक है। देहरादून में जो चूना पत्थर है सर्वाधिक मात्रा में, राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ मिलता है, देहरादून में, ठीक है। किस किस क्षेत्र में मिलता है, एक मंदारम क्षेत्र, बारकोट क्षेत्र और डोईवाला के समीप, 3 जगहों पर मिलता है, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि मंदारम किससे संबंधित है, ठीक है, बारकोट किससे संबंधित है, ठीक है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर, दूसरा देखो संगमरमर, संगमरमर भी देहरादून में सर्वाधिक मिलता है, ठीक है, संगमरमर देहरादून में सर्वाधिक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
राज्य में सबसे ज्यादा कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। अगला है देखो, अन्य जो मिलते हैं यहाँ पर अन्य खनिज में, अन्य में ठीक है सेल खड़ी, सेल खड़ी भी मिलता है काफी मात्रा में, ठीक है, सेल खड़ी मिलता है यहाँ पर। और इसके अलावा डोलोमाइट, फास्फोराइट, ठीक है, डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक है, फास्फोराइट, ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, देहरादून में, ठीक है, फास्फोराइट, ठीक है। अगला है देखो यहाँ पर बेराइट्स और जिप्सम, बेराइट्स एकमात्र देहरादून में मिलता है, बेराइट्स, ठीक है। और अगला है जिप्सम, ये सब कहाँ मिलते हैं, देहरादून में मिलते हैं, ठीक है। अगला है, ध्यान रखिएगा आप लोग, खड़िया के प्रमुख क्षेत्र, जो सेल खड़िया खड़िया है, ठीक है, खड़िया के प्रमुख क्षेत्र कौन है देहरादून में। तो ऐसे ना कभी कभी सवाल बन जाता है, इसलिए मैं ये चीजें लिखा रहा हूं आपको, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, ठीक है। इनमें देखो एक है महागांव और कियारकुली, ठीक है, महागांव, महागांव, ठीक है, और कियारकुली, ये खड़िया के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है, कियारकुली, कियारकुली, ठीक है, महागांव और कियारकुली ये खड़िया के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा आप लोग, खड़िया के प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से देहरादून में, महागांव और कियारकुली, ठीक है। तो बेराइट्स एकमात्र देहरादून में मिलता है। इसके अलावा देखो संगमरमर देहरादून में सर्वाधिक मिलता है, और चूना पत्थर तो देहरादून में सर्वाधिक है, ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखो प्रमुख कृषि की यदि बात करें, प्रमुख कृषि, आप लोग बस नोट करते रहिए और इस तरह से चीजों को अलग तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करें, ठीक है, पढ़ते रहिए बस, हो गया, बाकी रिवाइज करते रहे बार बार इन्हें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक एक करके चीजें आप समझते रहेंगे। प्रमुख कृषि में देखो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, प्रमुख कृषि, ठीक है, कृषि, प्रमुख कृषि की बात करें तो यहाँ पर गेहूं, ठीक है, गेहूं होता है, चावल होता है, ठीक है, गेहूं, चावल, जौ, ठीक है, गन्ना, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, गेहूं, चावल, गन्ना, जौ, मक्का, ठीक है, मक्का ये भी मिलता है यहाँ पर अधिक मात्रा में। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो मक्का होता है देहरादून में होता है, ठीक है, पहला नैनीताल है। तो देखो गेहूं सर्वाधिक देहरादून में होता है, चावल सर्वाधिक ये भी देहरादून में होता है, प्लस जौ, तीनों सर्वाधिक कहाँ होते हैं, देहरादून में। और गन्ना कहाँ होता है सर्वाधिक, उधम सिंह नगर में, ठीक है, देहरादून में सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है, देहरादून प्रथम है इनके उत्पादन में, मतलब राज्य में प्रथम स्थान गेहूं, चावल और जौ के उत्पादन में किसका है, देहरादून का, ठीक है। और बागवानी की यदि बात करते हैं आप, बागवानी, ठीक है, बागवानी की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर लीची सर्वाधिक होता है, ठीक है, लीची सर्वाधिक राज्य में प्रथम स्थान है, ठीक है, प्रथम स्थान में कोष्टक में प्रथम लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, प्रथम स्थान बागवानी में लीची सर्वाधिक होता है देहरादून में, ठीक है, और प्रथम स्थान है राज्य में लीची उत्पादन में, ठीक है। इसके अलावा देखो देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है, ठीक है, देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है, लीची नगर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको, देखो प्रमुख कृषि की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, मक्का, सरसों, अन्य चीजें भी होती हैं, जो प्रमुख चीजें वो मेरे द्वारा आपको बताई गई हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। क्वेश्चन कहां से बनेगा, सर्वाधिक नकदी फसल वाला जिला कौन सा है, वो उधम सिंह नगर, गन्ना सर्वाधिक होता है वहां। दूसरे नंबर पर देहरादून में सर्वाधिक जो नकदी फसल यहाँ की गन्ना देहरादून में सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसके अलावा चाय का उत्पादन भी होता है देहरादून में, ठीक है, चाय उत्पादन भी होता है, उनपी पॉइंट चाय उत्पादन भी होता है, ठीक है, चाय उत्पादन ये भी होता है बड़ों वाला रेंज में, ठीक है, उधर चाय उत्पादन भी होता है। इसके अलावा देखो गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, मक्का, ये सारी चीजें यहाँ पर कृषि में, ठीक है, गेहूं, चावल और जौ राज्य में सर्वाधिक कहाँ होता है, देहरादून में, ठीक है, देहरादून का चावल अति प्रसिद्ध है राज्य में, घाटी का चावल जो होता है बासमती चावल, ठीक है, देहरादून का राज्य में प्रसिद्ध है। इसके अलावा देहरादून में बागवानी में देखो लीची सर्वाधिक मात्रा में होती है, और राज्य में पहले स्थान पर लीची उत्पादन में, ठीक है, और देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है, राज्य में लीची नगर किसको कहा जाता है, देहरादून को, ठीक है। तो देहरादून की लीची पूरे देश में, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फेमस है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आप ध्यान रखिएगा यानी कृषि के बारे में। देखो एक नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट 30 जून 2006 को देहरादून में लगातार क्वेश्चन बनता है, ठीक है, देहरादून में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई का शाखा कार्यालय खोला गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
शाखा कार्यालय खोला गया था। ठीक है, 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय खोला गया था। इस फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट, दूसरा नोट लगा लीजिएगा, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। ये है पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क, ठीक है। इसका विकास कहाँ किया जा रहा है, ये कहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर में पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क विकसित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हेतु, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हेतु आईटी पार्क, ठीक है, ये भी कहां स्थापित किया गया, देहरादून में स्थापित किया गया। ठीक है, आईटी पार्क देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है, आईटी पार्क देहरादून में स्थापित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हेतु आईटी पार्क देहरादून में स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, एकीकृत औद्योगिक आस्थान, एकीकृत औद्योगिक आस्थान, ये सब देहरादून में औद्योगिक संबंधी जो छोटे छोटे फैक्ट है उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, फार्मेसिटी की स्थापना, कहां की गई है, सैलाकुई में। ठीक है, सैलाकुई, सैलाकुई देहरादून में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है सीमेंट उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में यहाँ पर जो मुख्य जो फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों के बारे में देखो चर्चा करते हैं। देखो, प्रमुख फैक्ट्रियां कौन कौन सी यहाँ पर सीमेंट की, और ये फैक्ट्रियां पूछी गई हैं। ठीक है, ये फैक्ट्रियां पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आप यदि ग्रुप सी का पेपर देखते हैं, ट्रिपल एससी का, तो वहां पर ये पूछी गई है। ठीक है, एक है स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड, स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड, जो कि कहां है, ऋषिकेश में है। ठीक है, ऋषिकेश देहरादून में आती है। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री कौन सी है, ये रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रानी पोखरी में पड़ती है। ठीक है, रानी पोखरी में पड़ती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण है कुआनवाला सीमेंट फैक्ट्री, जो पूछी गई है। ठीक है, कुआनवाला सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, कहां पड़ती है, गुनियाल गांव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुनियाल गांव में पड़ती है कुआनवाला सीमेंट फैक्ट्री, गुनियाल गांव में पड़ती है। ठीक है, राजपुर में, गुनियाल गांव में राजपुर के समीप पड़ती है। ठीक है, राजपुर, ध्यान रखिएगा, ये सारी तीनों फैक्ट्रियां महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री, क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सी फैक्ट्री देहरादून में स्थित नहीं है, स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री, कुआनवाला सीमेंट फैक्ट्री, एक और दे देगा आपको। ठीक है, तो चारों में कौन सी नहीं हो जाएगी, जो अन्य देगा, ये तीनों कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सारे जो चीजें हैं ये देहरादून में है। इसके अलावा देखो अन्य उद्योग, अन्य औद्योगिक जो आस्थान है यहाँ पर, अन्य उद्योगों में यहाँ पर देखो, एक है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ये कहां पड़ती है, ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश देहरादून में ही पड़ती है। ठीक है, लिख लेते हैं, देखो वीरभद्र, वीरभद्र में। ठीक है, ऋषिकेश में आगे जाके श्यामपुर के समीप पड़ता है। अगला देखो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड,
हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये भी कहां पड़ती है? ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में पड़ती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, ये भी पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये भी कहां पड़ती है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून के रायपुर में, रायपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रायपुर में ये पड़ती है। अगला है देखो डील। ठीक है, डील ये भी कहां पड़ती है? रायपुर में। तो ये सारी फैक्ट्रियां कहां है? देखो रायपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहां पड़ती है? वीरभद्र, ऋषिकेश में। अगला है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, कहां पड़ती है? ऋषिकेश में। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पड़ती है? देहरादून में। और डील कहां पड़ती है? रायपुर में। ठीक है, इसके अलावा ये सारे देखो 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय खोला गया था। 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आईटी पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? देहरादून में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए। ठीक है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी की स्थापना कहां की गई है? सेलाकुई में। इसके अलावा सीमेंट उद्योग की जो फैक्ट्रियां कहां है देहरादून में? कौन कौन से? देखो स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री और कुवनवाला सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन तीनों में ऑप्शन दे सकता है आपको निम्न में से कौन देहरादून में स्थित है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है। आगे देखते हैं यहाँ के परिवहन व्यवस्था। देहरादून की परिवहन व्यवस्था के संबंध में हम चर्चा करेंगे। देखो परिवहन व्यवस्था, सबसे पहले तो पंजीकरण नंबर। ठीक है, वाहन पंजीकरण नंबर क्या है इसका? वाहन पंजीकरण नंबर। ठीक है, यह है UK07। ठीक है, UK07 वाहन पंजीकरण नंबर है देहरादून का। ऋषिकेश का क्या है? ऋषिकेश इसका है UK14। ठीक है, इसके अलावा देखो विकासनगर, विकासनगर का कितना है? UK16। 3 पंजीकरण नंबर है यहाँ पर। एक है UK07 जो कि देहरादून का है। ठीक है, उसके अलावा ऋषिकेश का UK14 और विकासनगर का UK16। ध्यान रखिएगा, UK16 विकासनगर, ऋषिकेश UK14 और देहरादून का क्या है? UK07। इसके अलावा देखो यहाँ पर राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से राजमार्ग है यहाँ पर? सबसे पहला आता है यहाँ पर 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। ठीक है, NH7 जो कि अंबाला से देहरादून होते हुए ऋषिकेश आता है। ठीक है, अंबाला से ऋषिकेश आता है देहरादून होते हुए। ठीक है, NH7 है। इसके अलावा देखो अगला NH है यहाँ पर 307। ठीक है, जो कि छुटमलपुर से देहरादून आता है। ठीक है, छुटमलपुर से देहरादून। राज्य का सबसे छोटा NH, राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, NH 307 जो कि लगभग 7.5 किलोमीटर है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। छुटमलपुर से देहरादून राज्य का सबसे छोटा NH है। ठीक है, अगला जो आता है, मैं महत्वपूर्ण आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे हैं देहरादून में, तो बहुत सारे 4-5 चले जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताऊंगा। अगला देखो विकासनगर से बड़कोट, NH 507। ठीक है, विकासनगर से बड़कोट, विकासनगर टू बड़कोट। ठीक है, NH 507 है। इसके अलावा एक और NH आता है यहां पर ट्यूनी से चक्राता। ठीक है, यह है NH 707 ए। बस एक आपने 7 याद रखना। देखो 7, फिर 307, 507, 707। ठीक है, 7 के बाद 300 का गैप, फिर 200 का गैप, फिर 200 का गैप। ठीक है, 707 ए ये आता है ट्यूनी। ठीक है, ट्यूनी से चक्राता, चक्राता से मसूरी। ठीक है, मसूरी से टिहरी होते हुए, टिहरी होते हुए कहा? मलेथा, टिहरी में पड़ता है। ठीक है, मलेथा यहां तक का ये आता है NH 707 ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखो NH 7, NH 307, NH 507 और NH 707 ये सब कहां पड़ते हैं? देहरादून में पड़ते हैं। और एक आता है हिमालयन
हाईवे, हिमालयन हाईवे, ठीक है, 659 किलोमीटर लंबा है, जो कि कहां से कहां तक है, त्यूनी से लोहाघाट, देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्यूनी से लोहाघाट 659 किलोमीटर लंबा है, हिमालयन हाईवे 2 लेन का, ठीक है। तो ये है यहाँ की परिवहन व्यवस्था। पंजीकरण नंबर 3 पंजीकरण नंबर है देहरादून में, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, 4 पंजीकरण नंबर दे देगा, निम्न में से कौन सा पंजीकरण नंबर देहरादून जिले में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। एक यूके 08 दे देगा जो कि हरिद्वार का, 3 यहाँ पर मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देखो NH अंबाला से ऋषिकेश राज्य का, फिर है देखो NH 307 जो कि राज्य का सबसे छोटा है, ठीक है, NH 507, NH 707 में आता है हिमालयन हाईवे, ठीक है, कितने किलोमीटर लंबा और कहां से कहां तक, ये दोनों क्वेश्चन इसमें बनेंगे। इसके अलावा देखो रेल पथ का विस्तार है देहरादून में, ठीक है। प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, प्रमुख रेलवे स्टेशनों की बात हो रही, ठीक है। प्रमुख स्टेशन एक है रायवाला, ठीक है, रायवाला जो कि देहरादून में पड़ता है। इसके अलावा देखो देहरादून, ठीक है, देहरादून, और एक आता है स्टेशन यहाँ पर ऋषिकेश, ठीक है, वो भी देहरादून जिले में आता है ऋषिकेश। तो इनमें अंतिम स्टेशन कौन कौन से हैं, अंतिम स्टेशन, ठीक है, जो कि कौन सा है, देहरादून, और वर्तमान में ऋषिकेश भी अंतिम स्टेशन है, ठीक है। 2 अंतिम स्टेशन है, कौन कौन है, देहरादून और ऋषिकेश। अभी क्या कहते हैं, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के मध्य, ऋषिकेश से ही, ठीक है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ठीक है, रेल परियोजना का कार्य विस्तारित अभी चालू है, कार्य प्रगति पर है इसका, ठीक है। तो अभी वर्तमान तक ऋषिकेश भी क्या है, एक अंतिम स्टेशन है, लेकिन जैसे ही ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, ऋषिकेश पर अंतिम स्टेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो वर्तमान में ये भी एक अंतिम स्टेशन है, ठीक है। देहरादून ऋषिकेश 2 हो गए, कोटद्वार रामनगर 4, ठीक है, टनकपुर और काठगोदाम 6 अंतिम स्टेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनमें देहरादून और ऋषिकेश 2 कहां है, देहरादून में, ठीक है। ऋषिकेश जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के मध्य एक रेल परियोजना अभी कार्य उसका प्रगति पर है, उसके पश्चात अंतिम स्टेशन नहीं रह जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी अंतिम स्टेशन है, ठीक है, ऋषिकेश, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखो, एक है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा कौन सा है यहाँ पर, जॉली ग्रांट, ठीक है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। कब हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। हालांकि समय समय पर इसमें जो बड़े विमान है उनको अनुमति काफी देर में दी गई थी, लेकिन इसका जो स्थापना निर्माण हुआ था कब हुआ था, 1974 में, ठीक है, निर्माण हुआ था। उसके पश्चात से देखो अब इसमें राज्य स्तरीय अंतरराज्यीय उड़ानें यहाँ से चालू हो चुके हैं, ठीक है, जो घरेलू उड़ानें भारत की वो चालू यहाँ से हो चुके हैं। हवाई अड्डा जो कि जॉली ग्रांट राज्य का सबसे बड़ा, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा आप, राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, ठीक है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट कहां से, देखो शुरुआत कहां से होगी, ऋषिकेश से। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट के लिए जो रेलवे कार्य निर्माणाधीन है वो कहां से शुरू किया गया, ऋषिकेश से, ठीक है। तो पहला स्टेशन इसका ऋषिकेश, चंद्रभागा क्रॉस करते हुए तब आगे इसमें बढ़ना है, ठीक है। अंतिम स्टेशन कौन कौन है, देहरादून और ऋषिकेश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रायवाला, देहरादून और ऋषिकेश 3 प्रमुख स्टेशन है, बाकी हर्रा वाला छोटे छोटे स्टेशन है, डोई वाला, ठीक है, डोई वाला भी स्टेशन है, हर्रा वाला, डोई वाला, छोटे छोटे स्टेशन है, ठीक है। तो रेल पथ है और हवाई अड्डा भी है, ठीक है। परिवहन व्यवस्था में 3 पंजीकरण नंबर है और ये NH यहाँ की, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कल प्रमुख शिक्षण संस्थान, ठीक है, प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो काफी सारे संस्थान है देहरादून में, काफी सारे स्कूल हैं, तो सारे चर्चा करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग भी तैयारी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए। धन्यवाद।